आज हम बात करेंगे एक ऐसे धमाकेदार मूवी के बारे में जिसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। इस फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त है कि आप इसे अंत तक देखे बिना रह नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आखिरी सीन तक जरूर देखें। तो चलिए देर नहीं करते हैं दोस्तों और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। फिल्म की शुरुआत रात के समय 7:45 से होती है, जिसमें एक शख्स एक बॉक्स पकड़ के एक सुनसान घर में जाता हुआ दिखता है। उसके बाद एक आदमी की बॉडी दिखाई पड़ती है और उसी रात एक बुजुर्ग जो एक साइकेट्रिस्ट होता है वो अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधे पुलिस स्टेशन में चला जाता है। वो कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आया होता है। जब वो सब इंस्पेक्टर से मिलता है तो एसआई उसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहता है। तभी एसआई के पास एक मंत्री का फोन आता है जो बताता है कि उसका प्यारा कुत्ता जो उसके परिवार का हिस्सा है खो गया है। उस कुत्ते का नाम बेबी था। वो एसआई से उसे तुरंत ढूंढने को कहता है। ये सुन के एसआई हैरान हो जाता है और साइकेट्रिस्ट को वहीं बैठने को कहकर अपनी टीम को डॉग की तलाश में भेज देता है। इधर बुजुर्ग साइकेट्रिस्ट जिनका नाम डॉक्टर श्याम होता है अकेले बैठकर अपनी पोती निधि के बारे में सोचने लगते हैं। दरअसल उसकी पोती लापता हो गई थी। वो उसी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। वो याद करता है कि कुछ समय पहले ही वो अपनी पोती को बर्बरीक का एक शो दिखाने ले गया था, जिसमें बताया गया है कि महाभारत का बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वो कुछ ही मिनटों में युद्ध को खत्म कर सकता था। अब दोस्तों, जिन्हें बर्बरीक के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं कि बर्बरीक महाभारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। वो घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता था। कहा जाता है कि बर्बरीक के पास ऐसे 3 बाण थे जिनसे पूरी दुनिया का पल भर में विनाश किया जा सकता था। पहला बाण किसी भी चीज पे निशाना लगाता था, दूसरा बाण उस निशान को मिटा देता था और तीसरा बाण उन सब चीजों को मार देता था जिन पर पहले बाण ने निशाना लगाया होता है। मतलब अगर बर्बरीक ने अपने तीनों बाणों को छोड़ दिया होता तो पूरी सेना एक पल में ही खत्म हो जाती। भगवान कृष्ण ने जब ये समझा कि अगर बर्बरीक युद्ध में लड़ाई करेगा तो वो उसी पक्ष का साथ देगा जो कमजोर होगा और इससे महाभारत का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, तब कृष्ण जी ने उसका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने बिना झिझक अपना सर दान कर दिया और शीश का दानी कहलाया। कहते हैं उसका सर पूरे महाभारत युद्ध को एक पहाड़ी से देखता रहा और इसीलिए उसे सबसे सच्चा साक्षी माना जाता है। शो के बाद दोनों खूब बातें करते हैं। हमें पता चलता है कि निधि अपने माता पिता और दादा के साथ रहा करती थी। वो अपने दादा के सबसे करीब थी। वो अपने दादा के बिना खाना तक नहीं खाती थी। प्ले के दौरान निधि बाहर चली जाती है। उसके कुछ देर तक ना लौटने पर डॉक्टर श्याम भी बाहर आ जाते हैं। शाम को निधि बाहर ही मिल जाती है, जहाँ उनके बातचीत से हमें पता चलता है कि एक हादसे में निधि के माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद साइकेट्रिस्ट ने ही उसे अकेले पाला था, इसलिए वो उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी। उसी दिन सुबह निधि स्कूल के लिए निकली थी और साइकेट्रिस्ट भी अपनी वर्कशॉप के लिए चला गया था, जहां वो अपने मरीजों को सलाह देते थे कि उन्हें डर पे जीत पाने का तरीका सीखना है। लेकिन जब श्याम घर पे लौटता है तो उसे पता चलता है कि निधि अभी तक नहीं आई है। वो तुरंत ड्राइवर को फोन करता है, लेकिन ड्राइवर बताता है कि उसने निधि को घर पे ही छोड़ा था। फिर डॉक्टर श्याम निधि के दोस्तों को भी कॉल करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं चलता है। कहानी अब प्रेजेंट में लौटती है। पुलिस स्टेशन में साइकेट्रिस्ट इंतजार कर रहा होता है। तभी कुछ पुलिस वाले भागते हुए आते हैं। उनमें से एक कांस्टेबल जिसका नाम चंद्रा होता है लाश देखकर बेहोश हो गया था। एसआई को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो कांस्टेबल को डांटता है कि लाश देखकर बेहोश होने वाला आखिर वो कैसा पुलिस वाला है। फिर वो साइकेट्रिस्ट को अपने कैबिन में बुलाता है और पूछता है कि आखिर वो आया क्यों है। साइकेट्रिस्ट बताता है कि उसकी पोती निधि सुबह स्कूल गई थी लेकिन लौटी नहीं है। वो उसकी तस्वीर दिखाता है। एसआई तस्वीर देख के कहता है कि आपकी पोती अब बड़ी हो गई है, भगवान करे कि उसके साथ कुछ भी गलत ना हुआ हो। वो केस को बेहोश हुए कांस्टेबल को सौंप देता है, क्योंकि बाकी पुलिस वाले तो मंत्री के कुत्ते की तलाश में व्यस्त होते हैं। कांस्टेबल और साइकेट्रिस्ट केस पे चर्चा शुरू करते हैं। साइकेट्रिस्ट बताता है कि निधि हमेशा एक स्मार्ट वॉच पहनती थी जो उसके फोन से लिंक है। कांस्टेबल तुरंत साइबर रूम जाता है और अपने दोस्त को वॉच को ट्रैक करने को कहता है। वॉच की लोकेशन मिल जाती है जो कि गौलीगुड़ा के पास कोटी इलाके का होता है, जो कि एक बदनाम क्षेत्र है। अब कहानी 15 दिन फ्लैशबैक पे जाती है, जहां हम 2 दोस्त राम और देव को देखते हैं, जो कि पैसे के लिए बहुत लालची हैं। राम को विदेश जाना है, जिसके लिए उसे 30 लाख रुपए चाहिए। देव उसे अपने मालिक एक टकले गुंडे दासन्ना से मिलवाता है, जो कुत्तों की आड़ में ड्रग्स की तस्करी करता है। बातचीत में पता चलता है कि देव ने उस गुंडे से 30 लाख रुपए उधार लिए थे, जो वो चुका नहीं पाया। देव गुंडे से कहता है कि वो जल्दी पैसा लौटा देगा,
लेकिन अपनी अमीर आंटी पद्मा को इस बारे में कुछ न बताए। पद्मा उस इलाके की एक सम्मानित और धनी महिला थी जो दूध का व्यवसाय करती थी और ढेर सारे कैब्स का बिजनेस चलाती थी। यहाँ वो टकला गुंडा देव से कहता है अगर अपनी पद्मा आंटी को उसके अपने इलाके में तस्करी करने के लिए इजाजत दे दे तो वो उसके 30 लाख माफ कर देगा। दोस्तों, देव के माता पिता नहीं थे, पद्मा ने उसे पाला था जिसे वो दीदी कहता था। पद्मा की एक बेटी थी महालक्ष्मी। देव उसे पसंद करता था और पद्मा भी देव से महालक्ष्मी की शादी कराना चाहती थी। लेकिन देव को एक बहुत ही खराब बीमारी थी, जुए की। जब कभी भी कहीं से भी पैसे आते तो वो कसिनो में चला जाता और जुए में सारे पैसे हार जाता। इधर हम देखते हैं कि राम के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, लेकिन वो पार्ट टाइम पद्मा की कैब चलाता था। अब कहानी प्रेजेंट में वापस लौटती है। साइकियाट्रिस्ट और कांस्टेबल उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां से वॉच मिली थी। वहां एक आदमी उन्हें वॉच लौटा देता है और बताता है कि उसे ये सड़क पे मिली थी। वो उन्हें उस जगह भी ले जाता है जहां वॉच मिली थी। साइकियाट्रिस्ट को उसकी बात सच्ची लगती है और वे उसे छोड़ देते हैं। अब कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है दोस्तों, जहां हम देख पाते हैं कि राम एक कंसल्टेंसी में जाता है जो उसे विदेश भेजने का वादा करती है, लेकिन इसके लिए 30 लाख रुपए चाहिए। वहाँ कंसल्टेंसी की एक सेक्रेटरी सत्या से उसकी मुलाकात होती है और उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। एक दिन सत्या राम की कैब को बुक करती है और दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। राम सत्या को अपनी माँ से मिलवाता है और देव महालक्ष्मी से भी। लेकिन एक दिन जब राम सत्या के करीब आने की कोशिश करता है तो सत्या डर जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। बाद में बताती है कि बचपन में उसके अंकल उसके साथ दुष्कर्म किया करते थे, जिसके कारण किसी के भी उसे टच करने से डर लगता था। लेकिन राम के मिलने के बाद से उसमें एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद जग गई है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। पुलिस 3 लोगों को पकड़ती है जिन्होंने निधि का किडनैप किया था। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वे ही किडनैपर्स थे। पूछताछ में वो लोग बताते हैं कि उन्होंने निधि को एक लड़के के साथ देखा था। बारिश के दौरान वे लोग एक बिल्डिंग के नीचे रुके थे जहां उस लड़के ने निधि को किस किया। निधि ने उसे थप्पड़ मारा और वहां से चली गई। मौका देखकर उन लोगों ने निधि का अपहरण कर लिया। उनका इरादा गलत था, लेकिन निधि ने दरवाजा खोल के भागने की कोशिश की और वो भाग भी गई। वे उसे ढूंढते रहे लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। इस हाथापाई में निधि की ड्रेस थोड़ी सी फट गई। साइकियाट्रिस्ट उनकी बातों को ध्यान से देखता है। उनके जेस्चर से समझ जाता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं। डॉक्टर श्याम निधि के दोस्त से दोबारा पूछता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो इनकार करती है। तभी कांस्टेबल निधि का बैग लाता है जो कि किडनैपर्स की गाड़ी में छूट गया था। साइकियाट्रिस्ट बैग को खोलता है। उसमें बर्बरी की एक लिमिटेड एडिशन किताब मिलती है जो प्रेमचंद मुखर्जी द्वारा लिखी गई थी और गिफ्ट रैप्ड होती है, जो निधि उसे उनके बर्थडे पे गिफ्ट करना चाहती थी। किताब के पहले पेज से उसे पता चलता है कि वो कहां से खरीदी गई है। वो उस दुकान पे जाने का फैसला करते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। टकला गुंडा दासन्ना पद्मा से मिलने आता है और अपने ड्रग्स के धंधे को उसके इलाके में चलाने की अनुमति मांगता है। पद्मा उसे थप्पड़ मार के भगा देती है और देव को भी ऐसे लोगों से दूर रहने की हिदायत देती है। उस समय तक पद्मा को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि देव दासन्ना के लिए ड्रग्स भी बेचता है। बाद में देव राम को बुलाता है और कहता है कि उन्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि ढेर सारे पैसे मिले। इधर प्रेजेंट टाइम में साइकियाट्रिस्ट और कांस्टेबल उस बुक स्टोर पे पहुंचते हैं जहां से निधि ने किताब को खरीदा था। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि निधि एक लड़के के साथ थी। अब उन्हें उस लड़के का पता चल गया था जिसका नाम प्रतीक होता है। वो उसके घर जाते हैं तो उसके पिता बताते हैं कि वो ग्रुप स्टडी के लिए दोस्त के घर गया है। वो लोग वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। वहाँ लड़का साइकियाट्रिस्ट को देख के हैरान हो जाता है। वो बताता है कि उस दिन निधि के साथ क्या हुआ। स्कूल के बाद दोनों बुक स्टोर गए थे। बारिश होने पर उसने निधि को किस किया, लेकिन निधि ने उसे थप्पड़ मारा और चली गई। बाद में उसने निधि को एक कैब में बैठते हुए देखा। आगे प्रदीप साइकियाट्रिस्ट को बताता है कि जिस कैब में निधि बैठी थी उसके पीछे बुल का लोगो था। साइकियाट्रिस्ट उसी समय एक बुल लोगो वाली कैब को देखता है, लेकिन उसमें निधि नहीं होती है। कांस्टेबल बताता है कि इस इलाके में ऐसी कई कैब्स हैं, इसीलिए सही गाड़ी को ढूंढना मुश्किल है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि राम कैब ड्राइव करते समय एक कस्टमर की बात सुन लेता है जो फोन पे बता रहा होता है कि उसके घर में 30 लाख रुपए है। राम और देव मिलके उस आदमी को लूटने का प्लान बनाते हैं। वो लोग लेजर लाइट का इस्तेमाल करके उसके बच्चों को निशाना बनाते हैं और धमकी देते हैं। डर के मारे वो आदमी 30 लाख रुपए नीचे फेंक देता है और दोनों उसे लेके भाग जाते हैं। राम और देव उन पैसों को अपने अपने तरीके से खर्च करते हैं। देव जुए में सारे पैसे हार जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि वो सारे पैसों को डबल कर लेगा,
जबकि राम कंसल्टेंसी को 5 लाख दे देता है। लेकिन अभी भी पैसे कम पड़ रहे हैं, कुल 25 लाख और चाहिए थे। अगले दिन दासन्ना देव को डांटता है। दासन्ना देव से बहुत गुस्सा होता है और 1 हफ्ते में 30 लाख लौटाने को कहता है। दासन्ना का दिया वक्त खत्म हो जाता है और वो पद्मा को देव के काले कारनामे बताने ही वाला होता है। देव एक और दिन का वक्त मांगता है। राम को भी 25 लाख जमा करने होते हैं। उस रात देव एक खंडहर में होता है जब राम मिनिस्टर के कुत्ते बेबी को किडनैप करके लाता है और 50 लाख की फिरौती मांगता है। मिनिस्टर पैसा भेजता है, लेकिन पुलिस और एसआई वहां छिपे हुए होते हैं। राम मिनिस्टर के आदमी से पैसा दीवार के पार फेंकने को कहता है और देव लेजर से कुत्ते पर निशाना साधता है। पैसा दीवार पे अटक जाता है। पुलिस लेजर की दिशा में गोली चलाती है, जिससे देव भाग जाता है। पैसा मिनिस्टर के आदमी के पास ही गिरता है और पुलिस बेबी को भी ले जाती है। पुलिस को पता चलता है कि यहाँ कोई स्नाइपर नहीं है बल्कि लेजर है। राम और देव का प्लान फेल हो जाता है। इधर कब्रिस्तान में एक आदमी निधि की लाश को जलाने आया होता है। कब्रिस्तान का कर्मचारी हैरान हो जाता है। तभी लाइट चली जाती है। इस बहाने वो कर्मचारी अपने दोस्त को फोन करता है और बताता है कि कोई स्कूल की बच्ची को जलाने के लिए लाया है और अगर उसने नहीं जलाया तो वो उसे जान से मार देगा। कर्मचारी उससे मदद मांगता है। दरअसल कर्मचारी का दोस्त निधि के स्कूल का ड्राइवर होता है। ये सुनकर निधि का ड्राइवर साइकियाट्रिस्ट को फोन करता है। साइकियाट्रिस्ट और कांस्टेबल तुरंत कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक लाश जल चुकी होती है। कांस्टेबल फिर से बेहोश हो जाता है। साइकियाट्रिस्ट बहुत रोने लगता है। अब यहाँ हमें भगवान कृष्ण और बर्बरीक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से अपने पहले बाण का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, यानी कि टारगेट पे निशाना लगाना। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सीन सिग्निफाई करता है कि कैसे डॉक्टर श्याम अब बर्बरीक की तरह गुनहगारों का खात्मा करेंगे। इनफैक्ट इस फिल्म के दौरान निधि हमेशा अपने दादाजी श्याम को अपना बर्बरीक मानती थी। इसके बाद हम पद्मा को शादी की तैयारियां करते देखते हैं, जहां देव और महालक्ष्मी की शादी होने वाली होती है। दासन्ना के आदमी देव को उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें 30 लाख रुपए चाहिए। दासन्ना पद्मा को देव के काले कारनामे बताने वाला होता है, लेकिन तभी टीवी पे खबर आती है कि एक पुलिसकर्मी ने दासन्ना का 1 किलो ड्रग्स पकड़ लिया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। दासन्ना बताता है कि माल तो 10 किलो का था, वो पुलिस वाला शायद बाकी 9 किलो बेचने की योजना बना रहा है। देव दासन्ना से कहता है कि वो बाकी माल वापस ले जाएगा अगर दासन्ना उसका कर्ज माफ कर दे और पैसे दे तो। तभी दासन्ना मान जाता है। अगली सुबह साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में होता है। कांस्टेबल उससे वादा करता है कि वो निधि के अपराधी को नहीं छोड़ेगा। साइकियाट्रिस्ट कहता है कि वो बदला जरूर लेगा। आगे कांस्टेबल को पता चलता है कि बुल लोगों वाली सारी कैब्स पद्मा की है। वो मैकेनिक बन के पद्मा के गैरेज में जाता है और रजिस्टर को चेक करता है। उससे उसे पता चलता है कि उस रात केवल एक कैब बाहर गई थी, जिसे राम और देव चला रहे थे। साइकियाट्रिस्ट बर्बरीक की तरह रणनीति बनाता है। वो राम की माँ को अपना मोहरा बनाता है और उसे निधि की कहानी बता देता है। राम की माँ इमोशनल हो जाती है और वादा करती है कि अगर राम ने कुछ गलत किया है तो वो उससे जरूर पूछेगी और उसके बाद डॉक्टर श्याम को बताएगी। रात को वो राम की बातें सुनती है। जब वो देव से पैसे की बात करता है, वो उससे निधि की तस्वीर दिखा के पूछती है कि आखिर उसने इसका क्या किया। जिसके बाद हमें उस रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब राम एमएलए के कुत्ते बेबी को किडनैप करके लाया होता है। तभी देव निधि को किडनैप करके ले आता है। गुंडों से बचने के बाद निधि ने देव की ही कैब को रोका था। देव उसे अमीर समझ के खंडहर में बांध के आता है। राम निधि को देखता है और ये काम करने से मना कर देता है, लेकिन देव उसके शराब में नशे की दवा मिला के उसे बेहोश कर देता है। देव का कहना होता है कि मिनिस्टर से 50 लाख मिलने के बाद वो निधि को छोड़ देगा, लेकिन मिनिस्टर का प्लान तो फेल हो गया था। नशे में देव निधि को देखने जाता है, जो कि अपने हाथ खोल के छिपके खड़ी होती है। वो देव पे हमला कर देती है। देव उसे काबू करता है और उसकी फटी हुई ड्रेस देख के उसकी नीयत बिगड़ जाती है और वो उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगता है। निधि कुल्हाड़ी से देव के सीने पे हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन देव कुल्हाड़ी फेंक के मारता है जो निधि के सिर पे सीधा जाके लगती है और वो मर जाती है। जिसके बाद राम नीचे आता है और निधि को मरा हुआ देख के घबरा जाता है। देव रोते हुए लाश को ठिकाने लगाने को कहता है। दोनों जब लाश को कार की डिक्की में रख रहे होते हैं, इसी दौरान देव राम की रिकॉर्डिंग बना लेता है जिसमें वो लाश उठा रहा था। अब यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हुडी वाला व्यक्ति देव था, जिसने शमशान में लाश चलवाई थी। वो इस रिकॉर्डिंग से राम को ब्लैकमेल करता था ताकि वो उस पुलिस वाले के घर से ड्रग्स चुराने के लिए मदद करे, जिसने
दासन्ना के ड्रग्स को अपने पास रख लिया था। राम निधि की घटना के बाद देव से रिश्ता तोड़ना चाहता है। राम की माँ श्याम को ये सब कुछ बताती है और रिकॉर्डिंग भी दिखाती है। वो श्याम से राम को सजा न देने की बात भी कहती है और जिसके बाद हमें फिर से कृष्ण और बर्बरीक का सीन दिखाया जाता है, जहां अब तीसरा बाण शत्रुओं को खत्म करेगा। राम और देव उस पुलिस वाले के घर चोरी करने चले जाते हैं। राम अपनी इंजीनियरिंग स्किल से होम ऑटोमेशन को तोड़ देता है और ड्रग्स ढूंढ लेता है। इसका अलर्ट उस पुलिस वाले को मिल जाता है। वो घर की ओर निकल आता है। राम और देव उसे ट्राई करते हैं और ड्रग्स लेके निकल जाते हैं। राम बड़ी ही चालाकी से एक ड्रग्स का पैकेट उसके घर में छोड़ देता है और पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस वाले उस दूसरे पुलिस वाले के घर में आते हैं और ड्रग्स के साथ उसे पकड़ लेते हैं। इस तरह राम और देव को ड्रग्स मिल जाता है और पुलिसकर्मी फंस जाता है, जिसके बाद वो लोग दासन्ना के पास पहुंचते हैं। दासन्ना बहुत खुश होकर उन्हें पैसे देने को तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दोस्त। अगले दिन हम नदी में देव की लाश को देखते हैं। पद्मा उसकी लाश को देख के टूट जाती है। दासन्ना के आदमी राम को पकड़ के पीटने लगते हैं, क्योंकि जो ड्रग्स उन्होंने दासन्ना को दिया था वो ड्रग्स नहीं था, बल्कि उसकी जगह आटा था। राम अकेले ही दासन्ना के कई लोगों को पीटता है और उसके बाद दासन्ना को भी पीटता है और पूछता है कि आखिर मुझे क्यों मार रहे हो। तब दासन्ना बताता है जो ड्रग्स तुमने दिया था वो ड्रग्स नहीं था, बल्कि आटा था। ये बात सुन के राम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो फ्रस्ट्रेटेड होकर चाय की टपरी पे जाता है और बैठ जाता है, जहाँ चंद्रा उससे बात करता है और कहता है तुम ड्रग्स के बारे में सोच रहे हो ना, उसे किसने बदला यही सोच रहे हो, उसे तुम्हारी माँ ने बदला था। दरअसल दोस्तों ये पूरा प्लान डॉक्टर श्याम और चंद्रा का ही था। वहाँ पे चंद्रा बताता है कि जब देव ड्रग्स लेके कैब में भाग रहा था तो राम की माँ ने उससे लिफ्ट मांगा था। देव को दवा लाने भेजकर माँ ने सारे ड्रग्स बदल दिए थे और असली ड्रग्स डॉक्टर श्याम को दे दिए थे। चंद्रा एक और ट्विस्ट बताता है दोस्तों, जो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। निधि के साथ गलत करने वाला और उसे मारने वाला देव नहीं था, बल्कि राम था। राम की माँ जब डॉक्टर श्याम को वो वीडियो दिखा रही थी तो उसमें डॉक्टर श्याम ने एक बात पे गौर किया था कि राम की माँ के अनुसार निधि ने देव के सीने में कुल्हाड़ी से वार किया था, लेकिन वीडियो में राम के सीने में चोट के निशान थे। राम ने कहा था कि निधि ने देव के सीने पे कुल्हाड़ी से मारा था, तो निशान राम पे कैसे है? यानी कि असली कल्प्रिट कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि राम ही है। और खुद को बचाने के लिए उसने देव का नाम लिया। राम ने निधि को मारा और देव ने लाश ठिकाने लगाने में मदद। देव ने राम की रिकॉर्डिंग से उसे ब्लैकमेल किया, तो राम ने दासन्ना के साथ मिलके देव को ही मार डाला और उसकी लाश नदी में फेंक दी। चंद्रा राम को उसके कुकर्मों के लिए कोसता है और राम गिल्ट में ऑटो से भाग जाता है। और इसके बाद एक और ट्विस्ट आता है दोस्तों। डॉक्टर श्याम एक साइकियाट्रिस्ट है और सेमिनार में सत्या से मिले थे, जो कि राम की गर्लफ्रेंड है। श्याम उसकी काउंसलिंग करते हैं ताकि वो अपने अंकल के द्वारा किए गए ट्रॉमा से बाहर निकल सके। श्याम सत्या से मिलने आते हैं और उनको बताते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, लेकिन भविष्य में किसी दरिंदे से मिलने पे एक खास चीज का इस्तेमाल उसे करना होगा, और जिसके बाद वो उसे एक बॉक्स देके चले जाते हैं। तभी सत्या के पास राम आता है। वो गिल्ट से भरा हुआ होता है और सत्या को अपने द्वारा किए गए कुकर्म के बारे में बता देता है। ये सब कुछ सुन के सत्या का ट्रॉमा लौट आता है। वो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक पिस्टल होता है। वो पिस्टल उठाती है और सीधा राम पे गोली चला देती है। राम माफी मांगता है, लेकिन सत्या उसे मार देती है। गोली की आवाज सुन के पद्मा वहाँ पे आती है। वो देखती है कि राम को सत्या ने गोली मार दी है। वो अपने आदमियों से कहती है कि सत्या पे केस नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों राम की मौत से श्याम और पद्मा दोनों को बदला मिलता है, क्योंकि राम ने ही तो देव को मारा था। ये सब श्याम की योजना थी, जो बर्बरीक की तरह शत्रु को चिन्हित करके खत्म कर देते हैं। अब फाइनल ट्विस्ट में हम देखते हैं दोस्तों कि श्याम अस्पताल जाते हैं और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि निधि मरी नहीं है, बल्कि कोमा में है और जिंदा है। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का एक सीन, जहां शमशान कर्मचारी ने चालाकी से निधि की जगह एक भिखारी की लाश जलवाई थी, जिसे निधि ने खाना खिलाया था। बारिश में उसकी मौत हो गई थी। शाम के पहुंचने पे कर्मचारी ने निधि को सौंप दिया था, जिसके बाद निधि का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन सफल होता है और वो होश में आकर श्याम को बर्बरीक कहती। और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।
पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि पद्मा ने दासन्ना को खत्म कर दिया है और वहां से 1000 किलो ड्रग्स मिलता है और एसआई इसका क्रेडिट चंद्रा को देता है, जिससे उसे अवार्ड मिलता है और उसे एसआई बना दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों त्रिबंधारी बर्बरीक की कहानी। फिल्म का टाइटल बर्बरीक की 3 बानों की फिलोसफी को आज के दौर में दिखाता है। श्याम इस नैरेटिव में बर्बरीक है, उनका पहला बाण केस पे लगता है, दूसरा असली गुनहगार यानी कि राम को पहचानता है और तीसरा जस्टिस देता है। सत्या श्याम का तीसरा बाण बनती है, श्याम उसे ठीक करता है और जस्टिस का माध्यम बनाता है। यह नैतिक रूप से ग्रे लग सकता है दोस्तों, लेकिन फिल्म कहती है कि कभी कभी न्याय के लिए सिस्टम से बाहर निकलना पड़ता है। कर्मा लूप में पद्मा, देव और राम को उनके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन निधि बच जाती है जो बताता है कि सच और निर्दोष कभी नहीं मिटते। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन सस्पेंसफुल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए जबरदस्त फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।